चैप्टर 25 ए सन। पूर्ण ऑडियो बुक हिंदी में। थोड़ी देर बाद ही एडवर्ड ने मुझे मेरी प्राथमिकताओं की याद दिला दी। उसे बस एक शब्द कहना था, रेनेस्मी। मैंने आँख भरी। वह जल्द ही जाग जाएगी। सुबह के करीब 7 बजे होंगे। क्या वह मुझे ढूंढ रही होगी? अचानक घबराहट जैसी कोई चीज मेरे शरीर में जम गई। आज वह कैसी दिखेगी? एडवर्ड को लगा कि मेरे तनाव से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। सब ठीक है प्रिया, कपड़े पहन लो, हम 2 सेकंड में घर वापस आ जाएंगे। मैं शायद कार्टून की तरह दिख रहा था। जिस तरह से मैं उछला, फिर उसकी तरफ देखा, उसका हीरे जैसा शरीर फैली हुई रोशनी में हल्की चमक रहा था। फिर पश्चिम की ओर, जहां रेनेस्मी इंतजार कर रही थी, फिर वापस उसकी तरफ, फिर वापस उसकी तरफ। मेरा सिर 1 सेकंड में आधा दर्जन बार इधर उधर घूम रहा था। एडवर्ड मुस्कुराया, लेकिन हंसा नहीं। वह एक मजबूत आदमी था। ये सब संतुलन और प्रेम के बारे में है। आप इन सब में इतने अच्छे हैं कि मुझे नहीं लगता कि सब कुछ सही परिप्रेक्ष्य में रखने में आपको ज्यादा समय लगेगा। और हमारे पास पूरी रात है ना? वह और भी मुस्कुराया। क्या तुम्हें लगता है कि अगर ऐसा न होता तो मैं तुम्हें अभी कपड़े पहनने देता? मुझे दिन के उजाले के घंटों को गुजारने के लिए ये काफी होना चाहिए था। मैं इस जबरदस्त, विनाशकारी इच्छा को संतुलित करूंगा ताकि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकूं। ये था। शब्द सोचना मुश्किल है। हालांकि रेनेस्मी मेरे जीवन में बहुत वास्तविक और महत्वपूर्ण थी, फिर भी खुद को एक माँ के रूप में सोचना मुश्किल था। मुझे लगा कि कोई भी ऐसा ही महसूस करेगा। हालांकि इस विचार के अभ्यस्त होने के लिए 9 महीने नहीं लगे। और एक बच्चे के साथ जो हर घंटे बदलता रहता है। रेनेस्मी की भागदौड़ भरी जिंदगी के बारे में सोचकर मैं एक बार फिर तनाव में आ गया। एलिस ने जो किया है, उसे जानने से पहले मैंने अपनी सांस लेने के लिए भी अलंकृत नक्काशीदार दोहरे दरवाजों पर रुका नहीं। मैं बस अंदर घुस गया, इरादे से। मैंने जो पहली चीज छुई, उसे पहनने के बाद मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा। कौन से मेरे हैं? मैंने फुसफुसाया। जैसा कि वादा किया गया था, कमरा हमारे बेडरूम से बड़ा था। ये घर के बाकी हिस्सों से भी बड़ा हो सकता था, लेकिन मुझे सकारात्मक होने के लिए इसे मापना होगा। मेरे दिमाग में एक पल के लिए एलिस की कल्पना कौन थी, जो एस्मे को क्लासिक अनुपातों को अनदेखा करने और इस राक्षसीपन को अनुमति देने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि एलिस ने वह कैसे जीत लिया। हर चीज कपड़ों की थैलियों में लिपटी हुई थी, एकदम साफ और सफेद, पंक्ति दर पंक्ति। जहां तक मेरी जानकारी है, यहाँ इस रैक को छोड़कर बाकी सब कुछ। उसने दरवाजे के बाईं और आधी दीवार के साथ लगी एक पट्टी को छुआ। आपका है इस सब? उसने कंधे उचकाए। एलिस, हमने एक साथ कहा। उसने उसका नाम स्पष्टीकरण की तरह कहा। मैंने उसे गाली की तरह कहा। ठीक है, मैंने बुदबुदाया और मैंने पास के बैग की जिप खोली। जब मैंने अंदर फर्श तक लंबा रेशमी गाउन देखा तो मैं दबी हुई आवाज में चिल्लाई, बेबी पिंक। पहनने के लिए कुछ सामान्य चीज ढूंढने में पूरा दिन लग सकता है। मुझे मदद करने दो, एडवर्ड ने कहा। उसने हवा को ध्यान से सूंघा और फिर लंबे कमरे के पीछे कुछ खुशबू का पीछा किया। वहां एक बिल्ट इन ड्रेसर था। उसने फिर से सूंघा, फिर एक दराज खोला। विजयी मुस्कान के साथ उसने कलात्मक रूप से फीकी नीली जीन्स की एक जोड़ी को आगे बढ़ाया। मैं उसकी तरफ भागा और पूछा, तुमने ये कैसे किया? डेनिम की भी अपनी खुशबू होती है, जैसे किसी और चीज की होती है। अब स्ट्रेच कॉटन। वह अपनी नाक के सहारे एक हाफ रैक के पास गया, जहां से एक लंबी आस्तीन वाली सफेद टी शर्ट निकली। उसने उसे मेरी ओर फेंक दिया। धन्यवाद, मैंने उत्साहपूर्वक कहा। मैंने प्रत्येक कपड़े को सूंघा, इस पागलखाने में भविष्य की खोजों के लिए गंध को याद किया। मुझे रेशम और साटन याद आ गया। मैं उनसे परहेज करूंगा। उसे अपने कपड़े ढूंढने में बस कुछ सेकंड लगे। अगर मैंने उसे नंगा नहीं देखा होता, तो मैं कसम खा लेता कि एडवर्ड की खाकी और हल्के बेज रंग के स्वेटर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। और फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया। हम छिपे हुए बगीचे से भागे, पत्थर की दीवार पर हल्के से छलांग लगाए और जंगल में तेजी से दौड़ पड़े।
मैंने अपना हाथ छुड़ाया ताकि हम वापस दौड़ सकें। इस बार उसने मुझे हरा दिया। रेनेस्मी जाग रही थी, वह फर्श पर बैठी थी और रोज और एमिट उसके ऊपर मंडरा रहे थे, मुड़े हुए चांदी के बर्तनों के ढेर से खेल रहे थे। उसके दाहिने हाथ में एक टूटा हुआ चम्मच था। जैसे ही उसने मुझे शीशे से देखा, उसने चम्मच को फर्श पर फेंक दिया जहां लकड़ी में एक गड्ढा बन गया और इशारा किया। मेरी ओर दबंगई से देखा। उसके दर्शक हंस पड़े। एलिस, जैस्पर, एस्मे और कार्लिसले सोफे पर बैठे थे, उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह सबसे मनोरंजक फिल्म हो। मैं दरवाजे से बाहर निकल चुका था। इससे पहले कि उनकी हंसी शुरू होती, मैं कमरे में भागा और उसी पल उसे फर्श से उठा लिया। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। वह अलग थी, लेकिन इतनी भी नहीं। थोड़ी लंबी, उसका आकार शिशु से बच्चों जैसा होता जा रहा था। उसके बाल 1/4 इंच लंबे थे, हर हरकत के साथ कल स्प्रिंग की तरह उछल रहे थे। मैं अपनी कल्पना को बेलगाम छोड़ देता था, वापसी की यात्रा पर, और मैंने इससे भी बदतर की कल्पना की थी। मेरे अतिशय भय के कारण ये छोटे छोटे परिवर्तन लगभग राहत देने वाले थे। कार्लिसले के माप के बिना भी मुझे यकीन था कि परिवर्तन कल की तुलना में धीमे थे। रेनेस्मी ने मेरे गाल थपथपाए। मैं चौंक गया। उसे फिर से भूख लगी थी। वह कब से जागी हुई है? मैंने पूछा, जब एडवर्ड रसोई के दरवाजे से गायब हो गया। मुझे यकीन था कि वह उसके लिए नाश्ता लाने जा रहा था, क्योंकि उसने जो सोचा था वह मेरी तरह ही स्पष्ट रूप से देखा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह कभी उसकी इस छोटी सी विचित्रता पर ध्यान देता, अगर वह उसे जानने वाला अकेला व्यक्ति होता। उसे शायद ऐसा लगता कि वह किसी की बात सुन रहा है। बस कुछ मिनट, रोज ने कहा। हम आपको जल्दी ही फोन कर देते। वह आपसे मांग रही है, मांगना शायद बेहतर वर्णन होगा। एस्मे ने छोटे राक्षस का मनोरंजन करने के लिए अपनी दूसरी सबसे अच्छी सिल्वर सर्विस का त्याग कर दिया। रोज ने रेनेस्मी को इतने गर्व से मुस्कुराते हुए देखा कि आलोचना का कोई मतलब नहीं रह गया। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। परेशान नहीं करना चाहते थे। रोसेली ने अपने होंठ काटे और हंसने से बचने की कोशिश करते हुए दूसरी ओर देखा। मैं अपने पीछे एमेट की खामोश हंसी को महसूस कर सकता था, जो घर की नींव में कंपन भेज रही थी। मैंने अपनी थोड़ी ऊंची रखी। हम अभी तुम्हारा कमरा ठीक करवा देंगे, मैंने रेनेस्मी से कहा। तुम्हें कॉटेज पसंद आएगा, ये जादुई है। मैंने एस्मे की तरफ देखा। धन्यवाद एस्मे, बहुत बहुत, ये बिल्कुल सही है। इससे पहले कि एस्मे कुछ जवाब दे पाती, एमिट फिर से हंसने लगा। इस बार वह चुप नहीं था। तो यह अभी भी खड़ा है। उसने अपनी हंसी के बीच से यह कहने में किसी तरह से मदद की। मुझे लगता है कि तुम दोनों ने इसे अब तक मलबे में बदल दिया होगा। तुम कल रात क्या कर रहे थे? राष्ट्रीय ऋण पर चर्चा कर रहे थे। वह जोर से हंसा। मैंने अपने दांत पीस लिए और खुद को याद दिलाया कि कल जब मैंने अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी होने दिया तो इसके क्या नकारात्मक परिणाम होंगे। बेशक एमिट सेठ जितना नाजुक नहीं था। सेठ के बारे में सोचते हुए मुझे आश्चर्य हुआ। आज भेड़िए कहाँ हैं? मैंने खिड़की की दीवार से बाहर देखा, लेकिन अंदर आने वाले रास्ते पर लिया का कोई निशान नहीं था। जेकब आज सुबह बहुत जल्दी निकल गया, रोसेली ने मुझे बताया। उसके माथे पर हल्की सी शिकन थी। सेठ भी उसके पीछे पीछे निकल गया। वह किस बात से इतना परेशान था? एडवर्ड ने पूछा जब वह रेनेस्मी का कप लेकर कमरे में वापस आया। रोज़ली की यादों में शायद उससे कहीं ज्यादा कुछ रहा होगा जो मैंने उसके हाव भाव में देखा था। बिना सांस लिए मैंने रेनेस्मी को रोज़ली को सौंप दिया। शायद बहुत ज्यादा आत्मनियंत्रण था, लेकिन कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं उसे खाना खिला सकूं। अभी नहीं, मुझे नहीं पता या परवाह नहीं है, रोज़ली ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसने एडवर्ड के सवाल का और भी विस्तार से जवाब दिया। वह नेस्सी को सोते हुए देख रहा था। उसका मुंह एक मूर्ख की तरह खुला हुआ था, और फिर वह बिना किसी ट्रिगर के अपने पैरों पर कूद गया, यह मैंने देखा, और बाहर निकल गया। उससे छुटकारा पाकर खुश थी। जितना अधिक समय वह यहाँ बिताएगा, उतनी ही कम संभावना है कि हम कभी भी गंध को बाहर निकाल पाएंगे। रोज,
एस्मे ने धीरे से डांटा। रोसेली ने अपने बाल झटकते हुए कहा, मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। मैं अब भी यही कहता हूँ कि हमें सीधे न्यू हैम्पशायर जाना चाहिए और वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए, एम्मेट ने स्पष्ट रूप से अपनी बात जारी रखते हुए कहा। पहले की बातचीत। बेला पहले से ही डार्टमाउथ में पंजीकृत है। ऐसा नहीं लगता कि उसे स्कूल संभालने में इतना समय लगेगा। वह मेरी तरफ चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ देखने के लिए मुड़ा। मुझे यकीन है कि तुम अपनी कक्षाओं में अव्वल आओगे। जाहिर है कि रात में पढ़ाई के अलावा तुम्हारे लिए करने को कुछ भी दिलचस्प नहीं है। रोसेली खिलखिलाकर हंस पड़ी। अपना आपा मत खोना, अपना आपा मत खोना, मैंने खुद से यही कहा। और फिर मुझे अपना सिर बचाए रखने पर खुद पर गर्व हुआ। इसलिए मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ कि एडवर्ड ने ऐसा नहीं किया। वह अचानक चौंका देने वाली आवाज में गुर्राया और उसके चेहरे पर भयंकर क्रोध तूफानी बादलों की तरह छा गया। इससे पहले कि हम में से कोई कुछ जवाब दे पाता, एलिस अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह क्या कर रहा है? वह कुत्ता क्या कर रहा है जिसने पूरे दिन के लिए मेरा शेड्यूल मिटा दिया है? मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। नहीं। उसने मुझे एक यातनापूर्ण नज़र से देखा। अपनी तरफ देखो। तुम्हें अपनी कोठरी का इस्तेमाल कैसे करना है ये दिखाने की ज़रूरत है। एक पल के लिए तो मैं जेकब की हरकतों के प्रति आभारी हो गई। और फिर एडवर्ड के हाथ मुट्ठी में बंध गए और वह गुर्राया। उसने चार्ली से बात की। उसे लगता है कि चार्ली उसका पीछा कर रहा है। यहाँ आ रहा है। आज एलिस ने एक शब्द कहा जो उसकी मधुर, स्त्रीवत आवाज में बहुत अजीब लग रहा था, और फिर वह धीमी गति से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने चार्ली को बताया। मैंने चौंकते हुए कहा, लेकिन क्या वह नहीं समझता? वह ऐसा कैसे कर सकता है? चार्ली मेरे बारे में नहीं जान सकता, पिशाचों के बारे में। इससे वह हिट लिस्ट में आ जाएगा, जिससे कलन भी उसे नहीं बचा पाएंगे। नहीं, एडवर्ड ने दांतों तले उंगली दबाते हुए कहा, जेकब अभी अंदर आ रहा है। शायद पूर्व की ओर बारिश शुरू हो गई थी। जेकब अपने गीले बालों को कुत्ते की तरह हिलाते हुए दरवाजे से अंदर आया। कालीन और सोफे पर बूंदे उछाल रहा था जहां उन्होंने सफ़ेद पर छोटे गोल भूरे धब्बे बना दिए थे। उसके दांत उसके काले होंठों पर चमक रहे थे। उसकी आंखें चमकीली और उत्साहित थीं। वह झटकेदार हरकतों के साथ चल रहा था, जैसे कि वह मेरे पिता की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में पूरी तरह से उत्साहित था। अरे दोस्तों, उसने मुस्कुराते हुए हमारा अभिवादन किया। ये बिल्कुल शांत था। लिया और सेठ भी अब अपने मानव रूप में उसके पीछे आ गए। कमरे में तनाव के कारण उनके दोनों हाथ कांप रहे थे। रोज, मैंने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। बिना कुछ कहे, रोज़ली ने मुझे रेनेस्मी सौंप दी। मैंने उसे अपने स्थिर हृदय से लगा लिया, उसे जल्दबाजी में किए जाने वाले व्यवहार के विरुद्ध एक ताबीज की तरह थामे रखा। मैं उसे तब तक अपनी बाहों में रखूंगा जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि जेकब को मारने का मेरा निर्णय क्रोध के बजाय पूरी तरह से तर्कसंगत निर्णय पर आधारित था। वो एकदम शांत थी, देख रही थी और सुन रही थी। उसे कितना समझ आया। चार्ली जल्द ही यहाँ आ जाएगा, जेकब ने मुझसे सहजता से कहा। बस एक चेतावनी, मुझे लगता है कि एलिस आपके लिए धूप का चश्मा या कुछ और ला रही है। तुम बहुत ज्यादा मान लेते हो, मैंने अपने दांतों से थूकते हुए कहा। तुमने क्या किया है? जेकब की मुस्कान डगमगा गई, लेकिन वह अभी भी बहुत उलझन में था और गंभीरता से जवाब नहीं दे पाया। बायोन डी और एम्मेट ने आज सुबह मुझे जगाया और आप सभी के क्रॉस कंट्री जाने के बारे में बात करते रहे, जैसे कि मैं आपको जाने दे सकता था। चार्ली, वहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, है न? खैर, समस्या हल हो गई। 7. क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने उसे कितने खतरे में डाल दिया है? उसने नाक भान सिकोड़ी। मैंने उसे खतरे में नहीं डाला, सिवाय तुम्हारे। लेकिन तुम्हारे पास किसी तरह का अलौकिक आत्म नियंत्रण है न? अगर तुम मुझसे पूछो तो मन पढ़ने जितना भी अच्छा नहीं, और भी कम रोमांचक। एडवर्ड ने फिर से कदम बढ़ाया और जेकब के सामने जाने के लिए कमरे में दौड़ा। हालांकि वह जेकब से आधा सिर छोटा था,
जेकब अपने लड़खड़ाते गुस्से से दूर हट गया, मानो एडवर्ड उसके ऊपर भारी हो। ये सिर्फ एक सिद्धांत है। कुत्ते का बच्चा, वह गुर्राया। तुम्हें लगता है कि हमें इसका परीक्षण करना चाहिए चार्ली? क्या तुमने बेला को होने वाले शारीरिक दर्द के बारे में सोचा है? भले ही वह कितनी भी तकलीफ क्यों न झेल रही हो, वह विरोध कर सकती है। या अगर वह विरोध नहीं करती तो उसे कितना भावनात्मक दर्द होगा। मुझे लगता है कि बेला के साथ जो कुछ भी होता है, उससे अब तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। उसने आखिरी शब्द थूक दिया। रेनेस्मी ने उत्सुकता से अपनी उंगलियां मेरे गालों पर दबा दी। चिंता उसके दिमाग में घूम रही थी। एडवर्ड के शब्दों ने आखिरकार जेकब के अजीबोगरीब मूड को तोड़ दिया। उसका मुंह सिहर उठा। बेला को दर्द होगा, जैसे तुमने उसके गले में एक गर्म लोहा घुसा दिया हो। शुद्ध मानव रक्त की गंध को याद करके मैं सिहर उठी। मुझे ये नहीं पता था, जेकब फुसफुसाया। तो शायद तुम्हें पहले पूछना चाहिए था, एडवर्ड ने अपने दांतों से गुर्राते हुए कहा। तुमने मुझे रोक दिया होता। तुम्हें रोका जाना चाहिए था। यह मेरे बारे में नहीं है, मैंने बीच में ही टोक दिया। मैं एकदम शांत खड़ा रहा, रेनेस्मी और होश पर अपनी पकड़ बनाए रखी। ये चार्ली के बारे में है, जेकब। तुम उसे इस तरह खतरे में कैसे डाल सकते हो? क्या तुम्हें एहसास है कि अब उसके लिए भी मौत या पिशाच जीवन है? मेरी आवाज़ कांप रही थी और मेरी आंखें आंसू बहा रही थीं। जेकब अभी भी एडवर्ड के आरोपों से परेशान था, लेकिन मेरे आरोपों से उसे कोई परेशानी नहीं हुई। शांत रहो, बेला। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया जो तुम उसे बताने की योजना नहीं बना रही थी। लेकिन वह यहाँ आ रहा है। हाँ, यही विचार है। क्या उसे गलत धारणाएं बनाने देना आपकी योजना नहीं थी? मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छा लालच दिया है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो। मेरी उंगलियां रेनेस्मी से दूर हो गईं। मैंने उन्हें वापस सुरक्षित रूप से मोड़ लिया। सीधे सीधे कहो, जेकब। मेरे पास इसके लिए धैर्य नहीं है। मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया, बेला। सच में नहीं। मैंने उसे अपने बारे में बताया। खैर, दिखाना शायद एक बेहतर क्रिया है। वह चार्ली के सामने ही बेहोश हो गया, एडवर्ड ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने फुसफुसाकर कहा, तुम क्या? वह बहादुर है, तुम्हारी तरह बहादुर। बेहोश नहीं हुआ, उल्टी नहीं हुई या कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, मैं प्रभावित हुआ। हालांकि जब मैंने अपने कपड़े उतारने शुरू किए तो तुम्हें उसका चेहरा देखना चाहिए था। बेशकीमती, जेकब ने हंसते हुए कहा। तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम उसे दिल का दौरा दे सकते थे। चार्ली ठीक है, वह सख्त है। अगर तुम इसे सिर्फ 1 मिनट दोगे, तो तुम देखोगे कि मैंने तुम्हारा कितना भला किया है। तुम्हारे पास इसका आधा हिस्सा है, जेकब। मेरी आवाज़ सपाट और कठोर थी। तुम्हारे पास मुझे हर एक शब्द बताने के लिए 30 सेकंड हैं, इससे पहले कि मैं रेनेस्मी को रोज़ली को दे दूं और तुम्हारा दुखी सिर काट दूं। सेठ इस बार मुझे रोक नहीं पाएगा। हे भगवान, बिल्स, तुम पहले इतने नाटकीय नहीं हुआ करते थे। क्या ये कोई पिशाच वाली बात है? 26 सेकंड। जेकब ने अपनी आंखें घुमाई और पास की कुर्सी पर लेट गया। उसका छोटा सा पैक उसके पार्श्वों पर खड़ा हो गया, बिल्कुल भी आराम से नहीं, जैसा कि वह लग रहा था। लिया की आंखें मुझ पर थीं, उसके दांत थोड़े से बाहर निकले हुए थे। इसलिए मैंने आज सुबह चार्ली के दरवाजे पर दस्तक दी और उसे मेरे साथ टहलने के लिए आने को कहा। वह उलझन में था, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि यह तुम्हारे बारे में है और तुम शहर में वापस आ गए हो, तो वह मेरे पीछे जंगल में चला गया। मैंने उससे कहा कि तुम अब बीमार नहीं हो और यह कि सब कुछ थोड़ा अजीब है, लेकिन अच्छा है। वह तुम्हें देखने के लिए निकलने वाला था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे पहले उसे कुछ दिखाना है। और फिर मैं चुप हो गया। जेकब ने कंधे उचका दिए। मेरे दांतों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें एक साथ दबा रहा हो। मैं हर शब्द चाहता हूँ, राक्षस। ठीक है, तुमने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे हाव भाव ने उसे यकीन दिला दिया होगा कि मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे देखने दो। मैं पीछे हट गया और कपड़े पहन लिए, और फिर जब वह फिर से सांस लेने लगा, तो मैंने कुछ ऐसा कहा, चार्ली,
तुम उस दुनिया में नहीं रहते हो जिसके बारे में तुमने सोचा था कि तुम रहते हो। अच्छी खबर यह है कि कुछ भी नहीं बदला है, सिवाय इसके कि अब तुम्हें सब पता है। जीवन वैसे ही चलता रहेगा जैसा हमेशा चलता रहा है। तुम फिर से ये दिखावा कर सकते हो कि तुम्हें इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। उसे अपने दिमाग को संभालने में 1 मिनट लगा और फिर वह जानना चाहता था कि तुम्हारे साथ वास्तव में क्या हो रहा है, दुर्लभ बीमारी की पूरी बात। मैंने उसे बताया कि तुम बीमार थे, लेकिन अब तुम ठीक हो, बस तुम्हें ठीक होने की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव करना पड़ा है। वह जानना चाहता था कि बदलाव से मेरा क्या मतलब है, और मैंने उसे बताया कि अब तुम रेनी की तुलना में एस्मे की तरह बहुत ज्यादा दिखते हो। एडवर्ड ने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि मैं भयभीत होकर देख रहा था। यह एक खतरनाक दिशा में जा रहा था। कुछ मिनटों के बाद उसने बहुत धीरे से पूछा, क्या तुम भी जानवर बन गई हो? और मैंने कहा, वह चाहती है कि वह भी इतनी शांत हो। जेकब ने ठहाका लगाया। रोसेली ने घृणा से शोर मचाया। मैंने उसे वेयरवुल्फ के बारे में और बताना शुरू किया, लेकिन मैं पूरी बात नहीं बता पाया। चार्ली ने मुझे बीच में ही रोक दिया और कहा कि वह विशेष बातें नहीं जानना चाहता। फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हें पता था कि जब तुमने एडवर्ड से शादी की थी, तब तुम क्या करने जा रही हो? और मैंने कहा, जरूर, उसे ये सब सालों से पता है, जब से वह पहली बार फोक्स आई थी। उसे यह बहुत पसंद नहीं आया। मैंने उसे तब तक चिल्लाने दिया जब तक कि वह अपने मन से यह बात बाहर नहीं निकाल पाया। जब वह शांत हो गया, तो उसे बस 2 चीज़ें चाहिए थीं। वह तुम्हें देखना चाहता था, और मैंने कहा कि बेहतर होगा कि वह मुझे पहले ही सब कुछ समझा दे। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, वह और क्या चाहता था? जेकब मुस्कुराया, तुम्हें ये पसंद आएगा। उसका मुख्य अनुरोध यह है कि उसे इस सब के बारे में जितना संभव हो उतना कम बताया जाए। अगर उसके लिए कुछ जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो उसे अपने पास ही रखो। सिर्फ जानने की ज़रूरत है। जेकब के आने के बाद पहली बार मुझे राहत महसूस हुई। मैं उस हिस्से को संभाल सकता हूँ। इसके अलावा, वो बस ये दिखावा करना चाहता है कि सब कुछ सामान्य है। जेकब की मुस्कान आत्मसंतुष्ट हो गई। उसे संदेह है कि अब मुझे कृतज्ञता की पहली हल्की हलचल महसूस होने लगी होगी। तुमने उसे रेनेस्मी के बारे में क्या बताया? मैंने अपनी आवाज में धार बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, अनिच्छा से प्रशंसा से लड़ते हुए। ये समय से पहले था। इस स्थिति में अभी भी बहुत कुछ गलत था। भले ही जेकब के हस्तक्षेप ने चाली में मेरी अपेक्षा से बेहतर प्रतिक्रिया लाई हो। ओह हाँ, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें और एडवर्ड को खिलाने के लिए एक नया छोटा बच्चा विरासत में मिला है। उसने एडवर्ड की तरफ देखा। वह तुम्हारा अनाथ वार्ड है, ब्रूस वेन और डिक ग्रेसन की तरह। जेकब ने नाक भान सिकुड़ी। मुझे नहीं लगा कि तुम मेरे झूठ बोलने पर बुरा मानोगे। ये सब खेल का हिस्सा है न? एडवर्ड ने किसी भी तरह से जवाब नहीं दिया, इसलिए जेकब बोलता रहा। चार्ली इस बिंदु पर चौंकने से बहुत दूर था, लेकिन उसने पूछा कि क्या तुम उसे गोद ले रहे हो? एक बेटी की तरह, जैसे मैं किसी तरह का दादा हूँ। उसके बिल्कुल यही शब्द थे। मैंने उसे हाँ कहा। बधाई हो, दादाजी, और यह सब। वह थोड़ा मुस्कुराया भी। मेरी आंखों में जलन फिर से होने लगी, लेकिन इस बार डर या पीड़ा की वजह से नहीं। चार्ली दादा बनने के विचार से मुस्कुरा रहा था। चार्ली रेनेस्मी से मिलेगा, लेकिन वो बहुत तेजी से बदल रही है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने उससे कहा कि वो हम सभी से ज्यादा खास है, जेकब ने नर्म आवाज में कहा। वो खड़ा हुआ और सीधे मेरे पास आया। जब ली और सेठ मेरे पीछे आने लगे तो उन्होंने हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। रेनेस्मी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे और भी कसकर गले लगा लिया। मैंने उससे कहा, मेरा विश्वास करो, तुम इस बारे में नहीं जानना चाहते। लेकिन अगर तुम सभी अजीबोगरीब हिस्सों को अनदेखा कर सकते हो, तो तुम चकित हो जाओगे। वह पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत व्यक्ति है। और फिर मैंने उससे कहा कि अगर वह इससे निपट सकता है, तो तुम सब कुछ समय के लिए यहाँ रहोगे और उसे जानने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर यह उसके लिए बहुत ज्यादा है, तो तुम चले जाओ।
उसने कहा कि जब तक कोई उस पर बहुत ज्यादा जानकारी थोपता नहीं है, वह इससे निपट लेगा। जेकब मेरी ओर आधी मुस्कान के साथ देखता रहा, प्रतीक्षा करता हुआ। मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं कहने जा रहा हूँ, मैंने उससे कहा। तुम अभी भी चाली को बहुत बड़े खतरे में डाल रहे हो। मुझे खेद है कि इससे तुम्हें दुख पहुंचा। मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा था। बेला, अब हमारे बीच चीजें अलग हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगी और मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। लेकिन अब मैं तुम्हें सही तरीके से प्यार करूंगा। आखिरकार एक संतुलन है। हम दोनों के पास ऐसे लोग हैं जिनके बिना हम नहीं रह सकते। वो अपनी सबसे शानदार जेकब वाली मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अभी भी दोस्त हैं। मैंने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे भी मुस्कुराना पड़ा। बस एक छोटी सी मुस्कान। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक प्रस्ताव। मैंने गहरी सांस ली और रनस्मी का भार एक हाथ पर डाल दिया। मैंने अपना बायां हाथ उसके हाथ में रख दिया। उसने मेरी ठंडी त्वचा को छूकर भी कोई हरकत नहीं की। अगर मैं आज रात चार्ले को नहीं मारूंगा, तो मैं तुम्हें इसके लिए माफ करने पर विचार करूंगा। अगर तुम आज रात चार्ली को नहीं मारोगे तो तुम मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करोगे। मैंने अपनी आंखें घुमा लीं। उसने अपना दूसरा हाथ रेनेस्मी की ओर बढ़ाया, इस बार एक अनुरोध। क्या मैं कर सकता हूँ? मैं उसे इसलिए पकड़ रहा हूँ ताकि मेरे हाथ तुम्हें मारने के लिए खाली न रहें, जेकब। शायद बाद में। उसने आह भरी, लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। यह उसकी समझदारी थी। तभी एलिस दरवाजे से वापस भागी। उसके हाथ भरे हुए थे और उसके चेहरे पर हिंसा का भाव था। तुम और तुम, उसने वेयरवुल्फ को घूरते हुए कहा। अगर तुम्हें रुकना ही है, तो कोने में चले जाओ और कुछ देर के लिए वहां रहने का वादा करो। मुझे देखना है, बेला, बेहतर होगा कि तुम उसे बच्चा भी दे दो। तुम्हें वैसे भी अपनी बाहें आज़ाद रखनी होंगी। जेकब विजय से मुस्कुराया। मेरे पेट में एक तरह का डर बैठ गया, क्योंकि मैं जो करने जा रहा था, उसकी भयावहता ने मुझे झकझोर दिया। मैं अपने सच्चे इंसान पिता को गिनी पिग बनाकर अपने अनिश्चित आत्म नियंत्रण पर दांव लगाने जा रहा था। एडवर्ड के पहले के शब्द फिर से मेरे कानों में गूंजने लगे। क्या आपने बेला को होने वाले शारीरिक दर्द के बारे में सोचा, भले ही वह विरोध कर सके? या भावनात्मक दर्द के बारे में सोचा, अगर वह विरोध नहीं कर पाती? मैं असफलता के दर्द की कल्पना नहीं कर सकता था। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। उसे ले लो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा और रनस्मी को जेकब की बाहों में सरका दिया। उसने सिर हिलाया, चिंता से उसके माथे पर झुर्रियां पड़ गईं। उसने दूसरों को इशारा किया और वे सभी कमरे के दूर कोने में चले गए। सेठ और जैक एक साथ फर्श पर झुक गए, लेकिन लिया ने अपना सिर हिलाया और अपने होंठ बंद कर लिए। क्या मुझे जाने की अनुमति है? उसने शिकायत की। वो अपने मानव शरीर में असहज लग रही थी। उसने वही गंदी टी शर्ट और सूती शॉर्ट्स पहन रखे थे जो उसने पिछले दिन मुझ पर चिल्लाने के लिए पहने थे। उसके छोटे बाल अनियमित गुच्छों में चिपके हुए थे। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। बेशक, जैक ने कहा। पूर्व की ओर ही रहो ताकि चाली का रास्ता न काटो, एलिस ने कहा। लिया ने एलिस की ओर नहीं देखा। वह पीछे के दरवाजे से बाहर निकली और झाड़ियों में घुस गई। एडवर्ड फिर से मेरे पास आ गया और मेरे चेहरे को सहलाने लगा। तुम ये कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हम सब करेंगे। मैंने एडवर्ड की आंखों में देखा और मेरे चेहरे पर घबराहट की चीखें उभर आईं। क्या वह इतना मजबूत था कि अगर मैं कोई गलत कदम उठाऊं तो मुझे रोक सके? अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इसे संभाल सकती हो, तो हम आज ही गायब हो जाते। इसी क्षण। लेकिन तुम कर सकती हो। और अगर चाली तुम्हारे जीवन में हो तो तुम अधिक खुश रहोगी। मैंने अपनी सांस धीमी करने की कोशिश की। एलिस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक छोटा सा सफ़ेद डिब्बा था। ये आपकी आंखों में जलन पैदा करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये आपकी दृष्टि को धुंधला कर देंगे। ये परेशान करने वाला है। ये आपके पुराने रंग से भी मेल नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी यह चमकीले लाल से बेहतर है न? उसने संपर्क बॉक्स को हवा में उछाला और मैंने उसे पकड़ लिया।
आप कब? तुम्हारे हनीमून पर जाने से पहले मैं कई संभावित भविष्यों के लिए तैयार थी। मैंने सिर हिलाया और कंटेनर खोला। मैंने पहले कभी कॉन्टैक्ट लेंस नहीं पहने थे, लेकिन यह इतना मुश्किल नहीं था। मैंने छोटे भूरे रंग के क्वार्टर स्फीयर को लिया और इसे अपनी आंख के सामने दबाया, अवतल पक्ष को अंदर की ओर। मैंने पलक झपकाई और एक फिल्म ने मेरी दृष्टि को बाधित कर दिया। मैं इसके आर पार देख सकता था, बेशक, लेकिन मैं इसकी बनावट भी देख सकता था। पतली स्क्रीन, मेरी नज़र सूक्ष्म खरोंचों और टेढ़े मेरे हिस्सों पर केंद्रित रही। मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने दूसरे को अंदर डालते हुए कहा। मैंने इस बार पलकें न झपकाने की कोशिश की। मेरी आंख स्वतः ही अवरोध को हटाना चाहती थी। मैं कैसा दिख रहा हूँ? एडवर्ड मुस्कुराया। बहुत खूबसूरत। बेशक, हाँ, हाँ, वो हमेशा खूबसूरत दिखती है। एलिस ने अधीरता से अपना विचार पूरा किया। ये लाल से बेहतर है, लेकिन यही सबसे बड़ी प्रशंसा है जो मैं दे सकती हूँ। मैला भूरा। तुम्हारा भूरा रंग बहुत सुंदर था। ध्यान रखें कि वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। तुम्हारी आंखों में जहर कुछ ही घंटों में उन्हें घोल देगा। इसलिए अगर चाली उससे ज्यादा समय तक रहता है, तो तुम्हें उन्हें बदलने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। वैसे भी यह एक अच्छा विचार है, क्योंकि इंसानों को बाथरूम ब्रेक की जरूरत होती है। उसने अपना सिर हिलाया। एस्मे, उसे इंसान की तरह व्यवहार करने के कुछ टिप्स दो, जबकि मैं पाउडर रूम में कॉन्टैक्ट्स का स्टॉक कर रहा हूँ। मेरे पास कितना समय है? चाली 5 मिनट में यहाँ आ जाएगा। इसे सरल रखें। एस्मे ने एक बार सिर हिलाया और मेरा हाथ थामने के लिए आगे आई। मुख्य बात यह है कि बहुत ज्यादा स्थिर न बैठे या बहुत तेजी से न चले, उसने मुझसे कहा। अगर वह ऐसा करता है तो बैठ जाओ, एमिट ने बीच में कहा। इंसानों को बस वहां खड़े रहना पसंद नहीं है। जेस्पर ने कहा, हर 30 सेकंड में अपनी आंखों को इधर उधर घुमाएं। मनुष्य एक चीज को बहुत देर तक नहीं देखता। रोसेली ने कहा, लगभग 5 मिनट तक अपने पैरों को क्रॉस करके रखें, फिर अगले 5 मिनट तक अपने टखनों को क्रॉस करके रखें। मैंने हर सुझाव पर एक बार सिर हिलाया। मैंने कल उन्हें इनमें से कुछ चीजें करते हुए देखा था। मुझे लगा कि मैं उनकी हरकतों की नकल कर सकता हूँ। और 1 मिनट में कम से कम 3 बार पलकें झपकाओ, एमिट ने कहा। उसने भौहें सिकोड़ी, फिर वो उस जगह गया जहाँ टेलीविजन रिमोट अंतिम टेबल पर रखा था। उसने टीवी को कॉलेज फुटबॉल गेम पर घुमाया और खुद को सिर हिलाया। अपने हाथ भी हिलाओ, अपने बालों को पीछे की ओर करो या कुछ खरोंचने का नाटक करो। जेस्पर ने कहा। मैंने कहा एस्मे, एलिस ने वापस आते ही शिकायत की। तुम उसे दबा दोगे? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मैंने कहा। बैठो, इधर उधर देखो, पलकें झपकाओ, बेचैन हो जाओ। ठीक है, एस्मे ने स्वीकृति दी। उसने मेरे कंधों को गले लगाया। जेस्पर ने भौहें सिकोड़ी। आप अपनी सांस को जितना संभव हो सके रोककर रखेंगे, लेकिन आपको अपने कंधों को थोड़ा हिलाना होगा ताकि ऐसा लगे कि आप सांस ले रहे हैं। मैंने एक बार सांस अंदर खींची और फिर सिर हिलाया। एडवर्ड ने मुझे गले लगाया और मेरे कान में प्रोत्साहन देते हुए कहा, तुम ये कर सकते हो। 2 मिनट, एलिस ने कहा। शायद तुम्हें अभी से सोफे पर बैठना शुरू कर देना चाहिए। तुम बीमार हो, आखिरकार। इस तरह उसे तुम्हें पहले हिलते हुए नहीं देखना पड़ेगा। एलिस ने मुझे सोफे पर खींच लिया। मैंने धीरे धीरे चलने की कोशिश की, ताकि मेरे अंग और भी अनाड़ी हो जाएं। उसने अपनी आंखें घुमाई, तो लगा कि मैं ठीक से काम नहीं कर रहा हूँ। जेकब, मुझे रेनेस्मी की जरूरत है, मैंने कहा। जेकब ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। एलिस ने अपना सिर हिलाया। बेला, इससे मुझे देखने में मदद नहीं मिलती, लेकिन मुझे उसकी जरूरत है। वो मुझे शांत रखती है। मेरी आवाज में घबराहट की धार साफ झलक रही थी। ठीक है, एलिस ने कराहते हुए कहा। उसे जितना हो सके उतना स्थिर रखो और मैं उसके चारों ओर देखने की कोशिश करूंगी। उसने थके हुए स्वर में आह भरी, जैसे उसे छुट्टी के दिन ओवरटाइम काम करने के लिए कहा गया हो। जेकब ने भी आह भरी, लेकिन रेनेस्मी को मेरे पास लाया और फिर एलिस की नज़र से जल्दी से पीछे हट गया।
एडवर्ड मेरे बगल में बैठ गया और उसने रेनेस्मी और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वह आगे झुका और रेनेस्मी की आंखों में बहुत गंभीरता से देखा। रेनेस्मी, कोई खास व्यक्ति तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने आ रहा है, उसने गंभीर स्वर में कहा, मानो उसे उम्मीद थी कि वह हर शब्द समझेगी। क्या वह समझी? उसने स्पष्ट, गंभीर आंखों से उसकी ओर देखा। लेकिन वह हमारे जैसा नहीं है, या जेकब जैसा भी नहीं है। हमें उसके साथ बहुत सावधान रहना होगा। तुम्हें उसे वैसे नहीं बताना चाहिए जैसे तुम हमें बताती हो। रेनेस्मी ने उसके चेहरे को छुआ। बिल्कुल, उसने कहा, और वह तुम्हें प्यासा कर देगा। लेकिन तुम्हें उसे काटना नहीं चाहिए। वह जेकब की तरह ठीक नहीं होगा। क्या वह तुम्हें समझ सकती है? मैंने फुसफुसाकर पूछा। वह समझती है। तुम सावधान रहोगी, है न, रेनेस्मी? तुम हमारी मदद करोगी। रेनेस्मी ने उसे फिर से छुआ। नहीं, मुझे परवाह नहीं कि तुम जेकब को काटोगे या नहीं। कोई बात नहीं। जेकब हंसा। शायद तुम्हें चले जाना चाहिए, जेकब, एडवर्ड ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी ओर घूरते हुए। एडवर्ड ने जेकब को माफ नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि अब चाहे जो भी हो, मुझे तकलीफ होगी। लेकिन अगर आज रात मुझे सबसे बुरी चीज का सामना करना पड़े तो मैं खुशी खुशी जलना स्वीकार करूंगा। जेकब ने कहा, मैंने चार्ली से कहा था कि मैं यहाँ रहूंगा। उसे नैतिक समर्थन की जरूरत है। नैतिक समर्थन, एडवर्ड ने उपहास किया। जहाँ तक चार्ली जानता है, तुम हम सब में सबसे घृणित राक्षस हो। घृणित, जैक ने विरोध किया, और फिर वह चुपचाप अपने आप पर हंस पड़ा। मैंने सुना कि टायर हाईवे से हटकर शांत, नम मिट्टी पर कलेम्स ड्राइव पर आ गए, और मेरी सांस फिर से तेज हो गई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इससे मुझे चिंता हुई कि मेरा शरीर सही प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। मैंने खुद को शांत करने के लिए रेनेस्मी के दिल की धड़कन पर ध्यान केंद्रित किया। ये बहुत जल्दी काम कर गया। बहुत बढ़िया, बेला, जैस्पर ने स्वीकृति में फुसफुसाया। एडवर्ड ने अपना हाथ मेरे कंधों पर कस दिया। तुम्हें यकीन है? मैंने उससे पूछा। सकारात्मक, आप कुछ भी कर सकते हैं। वह मुस्कुराया और मुझे चूमा। ये वास्तव में होठों पर चुंबन नहीं था, और मेरी जंगली पिशाच जैसी प्रतिक्रियाओं ने मुझे फिर से चौंका दिया। एडवर्ड के होंठ मेरे तंत्रिका तंत्र में सीधे किसी नशे की लत वाले रसायन की एक शॉट की तरह थे। मैं तुरंत और अधिक की लालसा करने लगी। मेरी बाहों में बच्चे को याद करने के लिए मुझे पूरी एकाग्रता की आवश्यकता थी। जैस्पर ने मेरे मूड में बदलाव महसूस किया। एड, तुम शायद उसे अभी इस तरह से विचलित नहीं करना चाहोगे। उसे इस तरह से विचलित होने की जरूरत है। ध्यान केंद्रित करने में सक्षम। एडवर्ड ने पीछे हटते हुए कहा, उफ। मैं हंसा। ये तो शुरू से ही मेरी लाइन थी, पहले चुंबन से ही। बाद में, मैंने कहा, और उत्सुकता से मेरा पेट सिकुड़ गया। ध्यान केंद्रित करो, बेला, जैस्पर ने आग्रह किया। ठीक है। मैंने कांपती भावनाओं को दूर धकेल दिया। चार्ली, अब यही मुख्य बात थी। आज चार्ली को सुरक्षित रखना। हमारे पास पूरी रात है। बेला, माफ करना, जैस्पर, एम्मेट हंसे। चार्ली के क्रूजर की आवाज और करीब आती गई। हल्कापन का दूसरा पल बीत गया, और सब शांत हो गए। मैंने अपने पैर क्रॉस करके पलकें झपकाने का अभ्यास किया। कार घर के सामने आकर रुकी और कुछ सेकंड के लिए रुकी। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या चार्ली भी मेरी तरह ही घबराया हुआ था। फिर इंजन बंद हो गया और एक दरवाज़ा बंद हो गया। घास पर 3 कदम, और फिर लकड़ी की सीढ़ियों पर 8 गूंजती हुई आवाज़ें। पोर्च पर 4 और गूंजते हुए कदम। फिर सन्नाटा। चार्ली ने 2 गहरी सांसें लीं। दस्तक, दस्तक, दस्तक। मैंने शायद आखिरी बार सांस ली। रेनेस्मी मेरी बाहों में और भी गहराई से समा गई। उसने अपना चेहरा मेरे बालों में छिपा लिया। कार्लिसले ने दरवाज़ा खोला। उसका तनाव भरा चेहरा स्वागत के भाव में बदल गया, जैसे टीवी पर चैनल बदल दिया हो। हेलो, चार्ली, उसने कहा, उचित रूप से शर्मिंदा दिखते हुए। आखिरकार, हमें अटलांटा में रोग नियंत्रण केंद्र में होना चाहिए था। चार्ली जानता था कि उससे झूठ बोला गया था। कार्लिसल, चार्ली ने उसे सख्ती से अभिवादन किया। बेला कहाँ है? यहीं,
पिताजी। उफ, मेरी आवाज़ बहुत गलत थी। साथ ही मैंने अपनी हवा की कुछ आपूर्ति का उपयोग कर लिया था। मैंने जल्दी से एक घूंट भर लिया, खुश था कि चाली की खुशबू अभी तक कमरे में नहीं फैली थी। चाली के भावशून्य भाव से मुझे पता चल गया कि मेरी आवाज़ कितनी खराब थी। उसकी आंखें मुझ पर टिकी रहीं और चौड़ी हो गईं। मैंने उसके चेहरे पर उभरी भावनाओं को पढ़ा। सदमा, अविश्वास, दर्द, हानि, डर, गुस्सा, संदेह और अधिक दर्द। मैंने अपने होंठ काटे। यह अजीब लगा। मेरे नए दांत मेरी ग्रेनाइट त्वचा के सामने मेरे मानवीय दांतों से कहीं ज्यादा तीखे थे, जितना कि मेरे नर्म मानवीय होंठों के सामने थे। क्या ये तुम हो, बेला? उसने फुसफुसाया। हाँ। मैं अपनी विंड चाइम की आवाज़ सुनकर चौंक गया। हाय, पापा। उसने खुद को स्थिर करने के लिए गहरी सांस ली। अरे, चाली, जेकब ने कोने से उसका अभिवादन किया। कैसे हो? चाली ने एक बार जेकब को गुस्से से देखा, एक याद को याद करके सिहर उठा और फिर मेरी ओर देखने लगा। धीरे धीरे चाली कमरे में चला गया और मुझसे कुछ फीट दूर चला गया। उसने एडवर्ड पर आरोप लगाने वाली तीखी नज़र डाली और फिर उसकी आंखें मेरी ओर मुड़ गईं। उसके शरीर की गर्मी उसके दिल की हर धड़कन के साथ मेरे खिलाफ धड़क रही थी। बेला, उसने फिर पूछा। मैंने धीमी आवाज में कहा, ताकि अंगूठी का पता न चले। ये वास्तव में मैं ही हूँ। उसका जबड़ा बंद हो गया। मुझे खेद है, पिताजी, मैंने कहा। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। वाकई बहुत बढ़िया, मैंने वादा किया। घोड़े की तरह स्वस्थ। मेरे ऑक्सीजन के लिए बस इतना ही था। जैक ने मुझसे कहा था कि यह जरूरी है कि तुम मर रहे हो। उसने ये शब्द ऐसे कहे जैसे उसे उन पर जरा भी विश्वास न हो। मैंने अपने आप को तैयार किया, रेनेस्मी के गर्म वजन पर ध्यान केंद्रित किया, सहारे के लिए एडवर्ड की ओर झुकी और एक गहरी सांस ली। चाली की खुशबू आग की लपटों की तरह थी, जो सीधे मेरे गले में घुस रही थी। लेकिन ये दर्द से कहीं बढ़कर था। यह इच्छा की गर्म चुभन भी थी। चाली की खुशबू मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट थी। शिकार पर निकले अज्ञात हाइकर्स जितने आकर्षक थे, चाली उससे दोगुना लुभावना था। और वह बस कुछ ही फीट की दूरी पर था, जो शुष्क हवा में मुंह में पानी लाने वाली गर्मी और नमी छोड़ रहा था। लेकिन अब मैं शिकार नहीं कर रहा था, और यह मेरे पिता थे। एडवर्ड ने सहानुभूतिपूर्वक मेरे कंधों को दबाया, और जेकब ने कमरे के दूसरी ओर से मेरी ओर क्षमाप्रार्थी दृष्टि से देखा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और प्यास की पीड़ा और लालसा को अनदेखा किया। चाली मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। जेकब तुम्हें सच बता रहा था। यह आप में से एक बनाता है, चाली ने गुर्राते हुए कहा। मुझे उम्मीद थी कि चाली मेरे नए चेहरे में आए बदलावों को समझकर उसके पश्चाताप को समझ सकेगा। मेरे बालों के नीचे रेनेस्मी ने सूंघते हुए चाली की खुशबू महसूस की। मैंने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चाली ने मेरी बेचैन नज़र को देखा और उसका पीछा किया। ओह, उसने कहा, और उसके चेहरे से सारा गुस्सा गायब हो गया, पीछे सिर्फ सदमा रह गया। ये वही है, अनाथ जेकब ने कहा था कि तुम उसे गोद ले रहे हो। मेरी भतीजी, एडवर्ड ने सहजता से झूठ बोला। उसने सोचा होगा कि रेनेस्मी और उसके बीच समानता इतनी स्पष्ट थी कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। ये दावा करना बेहतर होगा कि वे शुरू से ही रिश्तेदार थे। मैंने सोचा था कि तुमने अपना परिवार खो दिया है, चाली ने कहा, उसकी आवाज में आरोप का भाव लौट आया। मैंने अपने माता पिता को खो दिया। मेरे बड़े भाई को भी मेरी तरह गोद लिया गया था। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन अदालत ने मुझे तब खोजा जब वो और उसकी पत्नी एक कार दुर्घटना में मर गए और अपने इकलौते बच्चे को छोड़कर बिना किसी और परिवार के चले गए। एडवर्ड इस काम में बहुत अच्छा था। उसकी आवाज़ में एकरूपता थी और उसमें मासूमियत भी थी। मुझे अभ्यास की ज़रूरत थी ताकि मैं ऐसा कर सकूं। रेनेस्मी ने मेरे बालों के नीचे से झांककर फिर से सूंघना शुरू कर दिया। उसने अपनी लंबी पलकों के नीचे से चाली को शर्म से देखा, फिर छिप गई। हाँ, वो एक सुंदरी है। हाँ, एडवर्ड ने सहमति जताई। हालांकि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप दोनों ने अभी शुरुआत की है। हम और क्या कर सकते थे?
एडवर्ड ने अपनी उंगलियां हल्के से उसके गाल पर फेरी। मैंने देखा कि उसने एक पल के लिए उसके होठों को छुआ, बस एक याद दिलाने के लिए। क्या तुम उसे मना कर देती? हम्फ। अच्छा। उसने अपना सिर हिलाया। जैक कहता है कि तुम उसे नेसी कहते हो। नहीं, हम नहीं जानते, मैंने कहा, मेरी आवाज बहुत तीखी और तीखी थी। उसका नाम रेनेस्मी है। चार्ली ने फिर से मेरी ओर ध्यान केंद्रित किया। तुम्हें इस बारे में कैसा लगता है? शायद कार्लिसले और एस्मे। वह मेरी है, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। मैं उसे चाहता हूँ। चार्ली ने भौहें सिकोड़ी। तुम मुझे इतनी कम उम्र में दादा बना दोगे? एडवर्ड मुस्कुराया। कार्लिसल भी दादा है। चार्ली ने कार्लिसले की ओर अविश्वास भरी नजर से देखा, जो अभी भी सामने के दरवाजे पर खड़ा था। वह ज़ियुस के छोटे, अच्छे दिखने वाले भाई जैसा लग रहा था। चार्ली ने नाक सिकोड़ी और फिर हंसा। मुझे लगता है कि इससे मुझे कुछ बेहतर महसूस होता है। उसकी नज़रें फिर से रेनेस्मी पर चली गईं। वह वाकई देखने लायक है। उसकी गर्म सांसें हमारे बीच की जगह पर हल्के से बह रही थीं। रेनेस्मी गंध की ओर झुकी, मेरे बालों को झटकते हुए, और पहली बार उसके चेहरे पर गौर से देखा। चार्ली ने हौंफते हुए कहा। मैं जानता था कि वह क्या देख रहा था। मेरी आंखें उसकी आंखों की हूबहू नकल कर रही थीं। चार्ली की सांसें तेज चलने लगीं। उसके होंठ कांप रहे थे और मैं उसके मुंह से निकले अंकों को पढ़ सकता था। वो उल्टी गिनती कर रहा था और 9 महीनों को एक में समेटने की कोशिश कर रहा था। वो गिनती जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सामने मौजूद सबूतों को समझ पाने में असमर्थ था। जेकब उठकर चार्ली की पीठ थपथपाने के लिए उसके पास आया। वह चार्ली के कान में कुछ फुसफुसाने के लिए झुका, लेकिन चार्ली को नहीं पता था कि हम सब सुन सकते हैं। जानना जरूरी है, चार्ली। कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूँ। चार्ली ने निगलते हुए सिर हिलाया, और फिर उसकी आंखें चमक उठीं जब वह अपनी मुट्ठियां कसकर बंद करके एडवर्ड के करीब एक कदम बढ़ा। मैं सब कुछ जानना नहीं चाहता, लेकिन मैं झूठ बोलना छोड़ चुका हूँ। मुझे खेद है, एडवर्ड ने शांति से कहा, लेकिन आपको सच्चाई जानने से ज्यादा सार्वजनिक कहानी जानने की जरूरत है। अगर आप इस रहस्य का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो सार्वजनिक कहानी ही मायने रखती है। ये बेला और रेनेस्मी के साथ साथ हम सभी की सुरक्षा के लिए है। क्या आप उनके लिए झूठ बोल सकते हैं? कमरा मूर्तियों से भरा था। मैंने अपने टखने मोड़ लिए। चार्ली ने एक बार गुस्से से कहा और फिर अपनी नज़र मुझ पर घुमाई। तुमने मुझे कुछ चेतावनी दी होगी, बच्चे। क्या इससे सचमुच ये काम आसान हो जाता? उसने भौहें सिकोड़ी और फिर मेरे सामने फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। मैं उसकी गर्दन में उसकी त्वचा के नीचे खून की हलचल देख सकता था। मैं उसके गर्म कंपन को महसूस कर सकता था। रेनेस्मी भी ऐसा ही कर सकती थी। वो मुस्कुराए और अपनी गुलाबी हथेली उसकी ओर बढ़ा दी। मैंने उसे पीछे खींच लिया। उसने अपनी दूसरी हथेली को आगे बढ़ाया। मेरी गर्दन पर हाथ रखे, प्यास, जिज्ञासा, और चार्ली का चेहरा उसके विचारों में डूबा हुआ था। संदेश में एक सूक्ष्म धार थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसने एडवर्ड के शब्दों को पूरी तरह से समझ लिया है। उसने प्यास को स्वीकार किया, लेकिन उसी विचार में उसे दबा दिया। वाह, चार्ली ने हौंफते हुए कहा, उसकी नज़र उसके सुंदर दांतों पर थी। उसकी उम्र कितनी है? कलश। 3 महीने, एडवर्ड ने कहा, और फिर धीरे से कहा, बल्कि वो कमोबेश 3 महीने के बच्चे के आकार की है। वो कुछ मायनों में छोटी है, अन्य मायनों में अधिक परिपक्व है। रेनेस्मी ने बहुत ही जानबूझकर उसकी ओर हाथ हिलाया। चार्ली ने अकड़कर पलकें झपकाईं। जेकब ने उसे कोहनी मारी। मैंने तुमसे कहा था कि वह खास है न? चार्ली इस संपर्क से घबरा गया। ओह, चलो चार्ली, जेकब ने कराहते हुए कहा। मैं वही व्यक्ति हूँ जो हमेशा से था। बस ये दिखावा करो कि आज दोपहर को कुछ नहीं हुआ। याद दिलाने पर चार्ली के होंठ सफ़ेद हो गए, लेकिन उसने एक बार सिर हिलाया। इस सब में तुम्हारा क्या हाथ है, जैक? उसने पूछा। बिली को कितना पता है? तुम यहाँ क्यों हो? उसने जेकब के चेहरे की तरफ देखा, जो रेनेस्मी को घूरते हुए चमक रहा था। खैर, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ,
बिली को सब कुछ पता है, लेकिन इसमें व्यवों के बारे में बहुत सारी बातें शामिल हैं। उन्धा चार्ली ने अपने कान बंद करके विरोध किया। कोई बात नहीं, जेकब मुस्कुराया। सब कुछ बढ़िया होने वाला है चार्ली। बस कोशिश करो कि जो कुछ भी तुम देखो उस पर यकीन मत करो। मेरे पिताजी कुछ अस्पष्ट बातें बुदबुदाने लगे। वो एम्मेट ने अचानक अपनी गहरी आवाज में कहा, गो गेटर्स। जेकब और चार्ली कूद पड़े। हम में से बाकी लोग स्तब्ध रह गए। चार्ली ने होश संभाला, फिर अपने कंधे के ऊपर से एम्मेट की ओर देखा। फ्लोरिडा जीत रहा है। अभी अभी पहला टचडाउन स्कोर किया है, एम्मेट ने पुष्टि की। उसने मेरी तरफ देखा और अपनी भौहें वेडेविल के खलनायक की तरह हिलाईं। अब समय आ गया है कि कोई यहाँ स्कोर करे। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। चार्ली के सामने ये तो हद हो गई। लेकिन चार्ली को इशारों पर ध्यान नहीं था। उसने एक और गहरी सांस ली, हवा को अंदर खींच रहा था जैसे कि वो उसे अपने पैरों तक खींच रहा हो। मुझे उससे ईर्ष्या हो रही थी। वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, जेकब के चारों ओर घूमा और एक खुली कुर्सी पर आधा गिर गया। ठीक है, उसने आह भरी, मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए कि क्या वे बढ़त बनाए रख सकते हैं।